नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल योर ऑनलाइन सीए पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम जीएसटीआर 9 की टेबल 6 और 8 को आपको कैसे मैच करना है। काफ़ी लोगों के जो पे कमेंट आ रहे हैं टेबल 6 और 8 को लेके आ रहे हैं, और साथ ही में काफ़ी लोगों को यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत ही जो होती है टेबल नंबर 6 और 8 को मैच करने में होती है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहने वाला है। इस वीडियो में आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि कैसे आपको 6 और 8 को जो मैच करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले। वीडियो शुरू करने से पहले आपको अगर किसी को जीएसटीआर 9 और 9C के बारे में डिटेल में जानना है तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है सेपरेट, चैनल पर विजिट करके आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में शुरू करते हैं। टेबल नंबर 6 और 8 को कैसे मैच करना है इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आपको जीएसटीआर 9 के अंदर यहाँ पे आ जाना है। तो सबसे पहले आपका काम क्या होने वाला है, जो आपको मैच करने के लिए टेबल 6 और 8 को मैच करने के लिए आपको सबसे पहले टेबल 8 यहाँ पे आपको डाउनलोड कर लेनी है। एक्सेल में आपके पास आ जाएगी। तो आपको इस तरीके से रिको बना लेना है, टेबल 8 को यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। और साथ ही में आपको जो पीडीएफ आ रही है जीएसटीआर 9 के ड्राफ्ट आ रहा है R1 का और 3B का, जो आपके पीडीएफ आ रही है भी आपको डाउनलोड करके रख लेने, क्योंकि इनकेस अगर आप फ्यूचर में कोई चेंज करते हैं जीएसटीआर 9 के अंदर और आपको चेक करना है कि मेरा ड्राफ्ट के अंदर क्या फिगर्स थी, तो आप यहाँ से अपना चेक कर सकते हैं। अगर उसके बाद आपने कोई चेंज कर दी, सेव कर दी और आपको नहीं मालूम कि मेरी फिगर्स क्या थी, अगर मेरे को वही फिगर्स डालनी है, कुछ चेंज करना है, तो आप कैसे करोगे। तो आपको डाउनलोड आपके पास ड्राफ्ट होगा तो वहाँ से आप चेक करके आप वहाँ से कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये चारों फाइल्स आपको डाउनलोड कर लेनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके यहाँ पे रहने वाली है, जो 8 और 6 के लिए जो आपके यहाँ पे टेबल 8 यहाँ पे रहने वाली है, ये आपको एक्सेल में डाउनलोड कर लेनी है। हमने यहाँ पे एक्सेल में यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है। कुछ इस तरीके से आपके पास जो एक्सेल में शो हो जाएगा डाटा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे लास्ट में आप चेक करेंगे, आपके पास एक ऑप्शन दिखेगा आईटीसी अवेलेबिलिटी का। तो आपको उसे फिल्टर पर लगा के चेक कर लेना है कि आपको किसके पास चेक करना है कि किसी पे नो तो नहीं आ रहा है, यानी कि आपके पास आईटीसी अवेलेबिलिटी यस आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि उसका आईटीसी आपका अवेलेबल है। तो टेबल 8A का जो यहाँ पे जो आपका जनरेट होगा वही आपका जो यहाँ पर शो होगा, जो टेबल 8 में आपका उठ के यहाँ पे आने वाला है। जिस पे नो होगा उस केस में आपके वहाँ पे उठ के नहीं आने वाला है। तो आपको चेक करना है किस केस में नो है, किस केस में यस है। तो इस तरीके से आपको पहले यहाँ पे रिको बना लेनी है टेबल 8 से। उसके बाद हम बात करते हैं टेबल 6 की। टेबल 6 के अंदर पहले आपको जो पूरा फाइनेंशियल ईयर 23-24 का जो भी अपने आईटीसी क्लेम किया है उसको रिको आपको 3B की एक अलग से बना लेनी है। यानी कि दो आपके पास आपके एक्सेल में फिगर्स आपके पास आ जाएंगे। एक तो 3B की रिको जो फाइनेंशियल 23-24 में आपने वहाँ पर जो आईटीसी क्लेम किया है, और दूसरा ये आपके पास सिस्टम जनरेटेड आ जाएगी टेबल 8A। तो दो आपके पास टेबल यहाँ पे कलेक्ट कर, यहाँ पे आपके पास जो यहाँ पे रिको बना लेनी है। तो बात करते हैं टेबल 6 के बारे में। टेबल 6 में कौन कौन सी फिगर आएंगी जिससे जो टेबल आपकी 8 हो डायरेक्ट मैच हो। तो कौन कौन सी फिगर और आपको कहाँ कहाँ फिगर दिखानी है, कैसे आपको एग्जैक्ट फिगर दिखानी है जो टेबल 8 से आप आपके डायरेक्ट मैच हो। आपको 3-4 मैं एग्जांपल के थ्रू अलग अलग केस में बताऊंगा कि कैसे कैसे केस हो सकते हैं और कैसे कैसे आपको फिगर्स वहाँ पे दिखानी है। तो सबसे पहले हम टेबल 6 के बारे में जान लेते हैं। तो टेबल 6 के अंदर सबसे पहले जो आपके पास यहाँ पे टेबल 6A में आने वाला आईटीसी जो आपके आने वाला है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एचजीएसटी का, ये आपका यहाँ पे नेट आईटीसी यहाँ पे आने वाला है। जो 3B में आपने फाइनेंशियल 23 में आपके जो भी क्लेम किया होगा सारा आईटीसी आपके पास यहाँ पे आ जाने वाला है 3B यहाँ के टेबल से, 3B की रिटर्न से आपके यहाँ पे आ जाने वाला है। तो उसके बाद आपको जो अलग अलग बायोफ्रेट आपको करके दिखाना है इन टेबल्स के थ्रू कि आपने कैसे कैसे जो अपना आईटीसी जो अपने 3B में अपना क्लेम किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बी के अंदर। बी के अंदर आपको कौन सा आपको दिखाना है, इनवर्ड सप्लाई अदर देन इम्पोर्टेंट इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज बट इंक्लूड सर्विस रिसीव फ्रॉम SEZ। ऐसी आपको इनवर्ड सप्लाई जो इम्पोर्ट और इनवर्ड सप्लाई से और आरसीएम से जो आरसीएम पे एप्लीकेबल है वो नहीं आएंगे इसके अंदर। बाकी जो अदर सप्लाईज है वो सारी जो सप्लाईज के अंदर यहाँ पे आने वाली हैं। उसके अंदर आपको अलग बाइफरेक्शन देना है कि इसका इनपुट का कितना था, आपका कैपिटल गुड्स का कितना और इनपुट सर्विस का आपका कितना। यहाँ पे आपको एक चीज़ का खास यहाँ पे ध्यान रखना है, कैपिटल गुड्स को आपको यहाँ पे मिक्स नहीं करना है। काफ़ी लोग जो सारा इनपुट के अंदर दिखाए थे, आपको ऐसा नहीं करना है। कैपिटल गुड्स का और आपको इनपुट का आपको अलग से यहाँ पे बाइफरेक्शन आपको करके देना है। आप भले ही इनपुट और इनपुट सर्विस का एक इनपुट्स के अंदर दिखा सकते हैं, लेकिन आपको कैपिटल गुड्स का यहाँ पे आपको अलग यहाँ पे बाइफरेक्शन करके देना है। तो बी के अंदर इस तरीके से बी का हो जाएगा। अब सी की बात करते हैं। सी के अंदर आपको दिखानी है इनवर्ड सप्लाई रिसीव फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन लायबल टू रिवर्स चार्ज। ऐसी सप्लाई जिसपे हमने रिवर्स चार्ज आपका एप्लीकेबल था, अनरजिस्टर्ड पर्सन से ऐसी सप्लाई ली जिसपे हमने आरसीएम के थ्रू जो जीएसटीआर 3 में टैक्स भी पे किया, उसका इनपुट भी लिया, तो वो आपको दिखानी है। आईजीएसटी में क्या अमाउंट था, सीजीएसटी में कितना था, एचजीएसटी में आपका अमाउंट वो कितना था। इनपुट और इनपुट कैप वो कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस के अंदर आपको अलग अलग यहाँ पे बाइफरेट करनी है।
अब डी, यहाँ पे डी के अंदर बात करते हैं, डी इसका उल्टा हो जाता है सी के अंदर ही। यहाँ पे क्या था, अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में था आरसीएम वाला केस, यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन केस में आ जाएगा। ऐसी सप्लाई जो आपने रिसीव करी है रजिस्टर्ड पर्सन जिस पे आरसीएम एप्लीकेबल था, आपने टैक्स भी पे किया, उसका ऐप का साथ में अपने इनपुट भी ले लिया, तो डी के अंदर सप्लाई आ जाएंगी। आपको एक चीज़ का खास ध्यान रखना, जो आप फिगर्स यहाँ पे भरोगे बी सी डी ई, यहाँ पे ई एफ और ये जी एच तक के अंदर जो आप फिगर्स यहाँ आपकी आ रही हैं, वो सारी फिगर आपको कौन से यहाँ पे डालनी है, जो आप इनपुट कौन सा डालोगे, जो आपका 23-24 से रिलेटेड है, जो आपने 23-24 में आपने यहाँ पे इनपुट लिया था वही आपको यहाँ पे डालना है। अलग अलग जो आपने एक्सेस, जो आपने मान लो 23-24 का इनपुट है 24-25 में लिया है, वो इनपुट यहाँ पे आपको नहीं डालना है कहीं पे भी, सिर्फ आपको वो वाला इनपुट यहाँ पे डालना है जो आपका 23-24 से रिलेटेड है। यानी कि मेरा 23-24 से रिलेटेड आपको यहाँ पे सारी फिगर्स दिखानी है। आगे हम बात करते हैं बाकी जो बचा हुआ बचेगा तो वो कैसे दिखाना है मैं आपको बताऊंगा आगे। तो फिलहाल आपको यहाँ पे कौन से दिखाने हैं, सिर्फ 23-24 से रिलेटेड फिगर दिखानी है, क्योंकि इसके अंदर तो ऐसा आईटीसी हो सकता है, मान लो आईजीएसटी मेरा 1254,472 दिखा रहा है कि मैंने 23-24 में इतना क्लेम किया, लेकिन ऐसा आईटीसी तो हो सकता है इसके अंदर जो 22-23 का आईटीसी हो वो हमने 23-24 में क्लेम किया हो, तो 23-24 का पूरा आईटीसी यहाँ पे दिखाएगा, उसको थोड़ी मालूम है इसके अंदर किस रिटर्न से उठ के आ रहा है आईटीसी, यहाँ पे जो पूरा आईटीसी आ जाएगा। लेकिन हमें शो कौन सा करना है, यहाँ पे सिर्फ वही आईटीसी शो करना है जो 23-24 से रिलेटेड हो अपना, तो यानी कि 23-24 से रिलेटेड अपनी फिगर दिखानी है। हम बात करते हैं ई के बारे में, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ऐसा आपको इनपुट शो करना है जो आईजीएसटी से इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे मिला है, इंक्लूडिंग इसके सप्लाई ऑफ एसईजेड, जो सप्लाई जो हमें एसईजेड से मिली है वो भी यहाँ पे आपको उसका इनपुट शो करना है। ये सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं हो, क्योंकि इस केस में जो आपका सिर्फ आईजीएसटी लगता है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी आपका ब्लॉक है। इनपुट और कैपिटल गुड्स का आपको अलग यहाँ पे बाइफरकेशन देना है। उसके बाद बात करते हैं एफ के अंदर, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एक्सक्लूडिंग इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम एसईजेड, जो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज आपको जो आईजीएसटी आपको मिला है वो आपको यहाँ पे आईजीएसटी इनपुट में आपका शो कर लेना है। उसके हम बात करते हैं जी के अंदर आ जाएगा आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसीव फ्रॉम आईएसडी। ऐसा इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपको आईएसडी से मिला है वो आपको अलग से बाइफरकेशन करके देखना है, आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी का जो आपका अमाउंट है आपको डाल देना है। एच के अंदर आपका आ जाएगा अमाउंट ऑफ आईटीसी रिक्लेम अदर देन बी अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। ऐसा आईटीसी जो आपने यहाँ पे रिक्लेम करा है वो सारा आईटीसी आपका एच वाले में आ जाएगा, टेबल 6 की एच में आपका ऐसा आ जाएगा आईटीसी जो आपने दोबारा रिक्लेम किया है, यानी कि जो पहले रिवर्स कर दिया था उसके बाद आपने रिक्लेम कर दिया वो आपका आईटीसी यहाँ पे एच में आ जाएगा। तो आई के अंदर क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा, सब टोटल किसका आ जाएगा, बी से एच तक का, यानी कि जो आपने यहाँ पे दिखाई थी बी से लेकर जो एच तक का जो आपने अलग से बाइफरकेशन दिया है वो टोटल आपका आ जाने वाला है यहाँ पर इसके अंदर आई के अंदर आ जाने वाला है। अब जैसे मैं अलग से दिखा देता हूँ, इसके अंदर मैं कहता हूँ कि मेरा सारा इनपुट का है, मैं कहता हूँ मेरा सिर्फ 1250 है, यहाँ पे 12,50,000 है, 1 2 3 4, मैं कहता हूँ कि 1250 है। मेरा 3B का जो एक्चुअल है 1254 है, मैंने ये दिखा रहा है कि 3B में अपने इतना क्लेम किया, लेकिन मैं कह रहा हूँ मेरा 1250 ही है 23-24 रिलेटेड। जो एक्सेस है ये मेरा 22-23 से था, जो मैं 22-23 वाला तो फिर यहाँ पे शो नहीं करूँगा, तो मैं फिर यहाँ पे अगर मैं 1254 पे शो कर दूंगा पूरा तो 2B में तो मेरा उठ के नहीं आ रहा होगा, 2B तो मेरा 23-24 से रिलेटेड है। अगर मैं 1254 पूरा दिखा दूंगा तो मेरा 4,472 का वहाँ पे लाइबिलिटी शो हो जाएगी, माइनस से बैलेंस हो जाएगा। तो इसलिए मेरे को जो यहाँ पे इनपुट है मेरा 23-24 से रिलेटेड दिखाऊंगा। अब मैं कहता हूँ मेरा सीजीएसटी एसजीएसटी ये कहता हूँ ये मेरा पूरा है, ये 3638,152.58 ये मैं कह रहा हूँ सीजीएसटी एसजीएसटी मेरा पूरा है। लेकिन आईजीएसटी मेरा जो इनपुट आ रहा है वो यहाँ पे मेरा एक्सेस आ रहा है, मेरा तो 1250 ही है, 4472 है, वो मेरा 22-23 का था। अब 22-23 का जो इनपुट है अब इसको कहाँ दिखाएंगे, अब इसके अंदर ऐसा तो कोई यहाँ पे ऑप्शन है नहीं दिखाने का, आपको लास्ट में यहाँ पे ऑप्शन मिला हुआ है एनी अदर आईटीसी अवेल्ड बट नॉट स्पेसिफाई, ऊपर कोई ऐसे कोई कॉलम तो है नहीं, यहाँ पे सिर्फ 23-24 का दिखाने का था। तो डिफरेंस जो 4472 में आ रहा है वो इस केस के अंदर, पहले केस के अंदर जो 4472 आ रहा है वो यहाँ पे मैं दिखा दूंगा, मैं कह दूंगा 4472 जो है मेरा 22-23 का ही है, यानी कि इसके ये आपका जो सब टोटल आ जाएगा के से एम तक का टोटल आईटीसी आपने यहाँ पे टोटल हो जाएगा 1254,472 टोटल आपका आईटीसी आ जाने वाला है इस तरीके से। यानी कि टोटल मेरा आईजीएसटी कितना शो कर रहा था 1254, लास्ट में भी पूरा 1254 इस तरीके से यहाँ पे मैच हो जाएगा। लेकिन इसका आगे एम वाले कॉलम का जो आपके कहीं आपकी फिगर उठ के नहीं आने वाली है, तो क्योंकि जो 8 में जाने वाली फिगर आपकी यहाँ पे ये फिगर जाएगी जो आप ये दिखा रहे हो 1250, क्योंकि 23-24 रिलेटेड आपका ये यहाँ पे, यानी कि इस तरीके से आपको यहाँ पे पहले केस में इसको इस तरीके से दिखाना है। तो सिंपल सेव पे क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करने का बाद ओके हो जाएगा आपका, बैक टू GST9 डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। पहले फिलहाल मैं पहले केस की बात कर रहा हूँ, बाकी 2 केस मैं आपको अलग से दोबारा बताऊंगा कैसे होगा।
अब हम आगे टेबल 8 के ऊपर। 8 है, आप 8 का जो 8 की जो फिगर्स आ रही है, सबसे पहली जो फिगर्स आ रही है ये आ रही है 2B से उठकर। ये 2B से आपकी फिगर्स आ रही है, वो कहाँ से फिगर आएंगी, जो हमने टेबल 8 डाउनलोड करी है वहाँ से आपकी फिगर्स आएंगी। पिछले साल तक क्या था, यहाँ पे जो फिगर्स आती थी 2A से उठ के आ रही थी। गवर्नमेंट ने इस बार जो चेंज किया टेबल 8 के अंदर, सबसे बड़ा चेंज यही हुआ है आपका, जो फिगर जो पहले आपकी 2B से उठ के आ रही थी, 2A से उठ के आ रही थी, अब वो फिगर्स 2B से उठ के आ रही है। तो पहले लोगों के काफ़ी सारे मिसमैच होते हैं, अब क्या है कि चांसेस काफ़ी कम हो गए। आपको जो आपका 2B में आ रहा है डाटा, वो एक्चुअल डाटा यहाँ पे उठ के यहाँ पे आ रहा है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो बी के अंदर फिगर कहाँ से आ रही है, 8B के अंदर जो मैंने आपको दिखाया ना अभी, मेरा 1250 और मैंने मेरा रिलेट किया 2324 से, तो वहाँ पे फिगर 6B से उठ के आ रही है आपकी। ये टेबल 6B से रेस्ट तक का जो आपका टोटल था वो आपका मेरा इतना 1250 का था, तो यानी कि ये आपका उठ के आ गया। इस तरीके से क्या आपके यहाँ पे लाइबिलिटी शो नहीं कर रही है। अगर मेरा मान लो ये तो मेरा 1254 पूरा एक्चुअल आ रहा है, अगर मान लो मेरा 1250 होता, अगर क्योंकि मैं 2324 की लाइबिलिटी दिखा रहा हूँ, मेरा 1250 ही है, जो 2324 का मेरा इनपुट दिखा रहा हूँ तो मेरा 1250 ही है, और यहाँ पे फिर 2B में 1250 आता, तो मेरा यहाँ पे डिफरेंस 0 आता। अगर हम बात करें यहाँ पे मेरा यहाँ पे, अगर यहाँ पे 3B के अंदर जो है मेरा 1254 एक्चुअल था और 2B में 1254 आ गया, तो इस केस में कोई डिफरेंस नहीं आया। अगर मेरा 3B के अंदर मेरे 1250 का था और 2B में मेरा यहाँ पे कम ही आता, क्योंकि मेरा तो रिलेट कर रहा है यहाँ पे, लेकिन ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि इसलिए आ रहा है यहाँ पे मेरा ज़्यादा, क्योंकि मेरा यहाँ पे कोई डिफरेंस ही नहीं है 3B और 2B के अंदर। एक्चुअल मेरा 2324 में मैंने जो फिगर लिया है वही पूरा इनपुट मैंने क्लेम किया और 2B में भी आ रहा है। लेकिन जो मैंने केस आपको समझाया है, अगर आपका 2B में वहाँ पे 3B में आपका एक्सेस आ रहा है, तो आपको वहाँ पे कम करके दिखा देना है। वो अगर आपका डिफरेंस अमाउंट आप पिछले से साल से रिलेटेड है, वो आपको अलग से उसमें टेबल 6 में दिखाना है। तो आपको जो अमाउंट है 2324 का यहाँ पे उठ के आएगा, तो आपको कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि 2324 का अगर ऐसा कोई ITC है जो आपका फिर 2B में तो उतना ही आएगा, तो इस तरीके से यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं वाला। पहला केस तो ये हो जाएगा। दूसरे केस की हम बात करते हैं, अगर ऐसा कोई ITC है जो आपका 2324 का है, आपने 2425 में अवेल किया है, तो उसको कैसे दिखाएंगे आपको, तो वहाँ पे मैंने बताया 2324 का ही आपको टेबल 6 के अंदर दिखाना है। हम बात करते हैं जैसे अब जो आपका 2324 का ITC आपने अगले साल अवेल किया है, 2B में तो पूरे अमाउंट से ITC आने वाला है। जैसे यहाँ पे इस केस में बात करते हैं, जैसे 1254 का पूरा ITC आ रहा है, और मैंने 2324 में कितना वेल दिखाया कि 1250 यहाँ पे दिखा दिया कि 1250 से, वो जो लास्ट में 4472 दिखाया था मैंने, उस वाले कॉलम में वहाँ पर आपको नहीं दिखाना है। फिर जैसे मैं दिखा देता हूँ एक बारी। दूसरा केस ये है, मैं कह रहा हूँ कि जो मेरा यहाँ पे ITC आ रहा है कि मेरा 1250 है, ये मैं कहता हूँ कि अगले साल मैंने अवेल किया, तो अगले साल वाले केस से फिर यहाँ से हट जाएगा। जो मैंने 2425 में अपना अवेल कर रहा हूँ फिर यहाँ पे नहीं आएगा। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो फिर भी डिफरेंस है, मैंने वहाँ पे दिखाया कि मेरा 1250 ही है, लेकिन मैंने अगले साल क्लेम किया है, तो अगले साल क्लेम करेंगे, यानी कि 2324 का अगर हम 2425 में कर रहे हैं स्पेसिफाई पीरियड तक, 30 नवंबर तक का जो टाइम है, तो उसका ऐसा ITC आपको कहाँ दिखाना है, टेबल 8C के अंदर दिखाना है। ऐसा ITC और इनवर्ड सप्लाईज अदर देन इम्पोर्ट एंड इनवर्ड सप्लाईज लाइबल टू रिवर्स चार्ज बट इंक्लूड सर्विसेज रिसीव फ्रॉम SEZ रिसीव ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बट अवेल इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अप टू स्पेसिफाई पीरियड। यानी कि ऐसा ITC जो आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में लिया है स्पेसिफाई पीरियड तक, वो आपको कहाँ दिखाना है, टेबल 8C के अंदर दिखाना है। यानी कि मैंने 2324 का पूरा ITC वहाँ पे मैंने बताया टेबल 6 के अंदर सिर्फ वही ITC आएगा आपका जो आपने 2324 में अपने क्लेम किया। 2324 मैंने 1250 क्लेम किया, बाकी मैं कहता हूँ कि 4472 है जो मैंने यहाँ पे अगले साल मैंने क्लेम किया 4472.60, तो मेरे को यहाँ पे शो कर देना है, यानी कि डिफरेंस मेरा 0 हो जाएगा। यानी कि पूरा अमाउंट आ रहा है। अगर आपका मान लो कि 2B में नहीं आ रहा होता अमाउंट, अगर मैंने अगले साल ले लिया और 2B में नहीं आ रहा है, तो इस केस में क्या लायबिलिटी आ जाएगी, आप किसी को ध्यान रखना है। पहले दूसरा केस ये हो गया आपका, अगर ये जो आपने अमाउंट यहाँ पे दिखाया है, तो ये जो आपने 8C में दिखाना है, ये अमाउंट आपको टेबल नंबर 10, 11, 12, 13 में भी दिखाना है। उस केस में क्या है, वो टेबल किस लिए है, आप अगर कोई भी ऐसा ITC जो 2324 का 2425 में अवेल कर रहे हैं या फिर रिवर्स कर रहे हैं, और साथ में सेल के अंदर में आपको सेल को इंक्रीज़ किया है फिर डिक्रीज़ किया है डेबिट नोट्स के थ्रू, क्रेडिट नोट्स के थ्रू, या फिर अमेंड किया है, तो उससे रिलेटेड जो टेबल आपकी 10, 11, 12, 13 है, उसके रिलेटेड आपको फिगर दिखानी है। वहाँ पे कौन सी फिगर आने वाली हैं, जो आपकी 2324 की फिगर थी, जो आपने सारी जो अमेंडेड चेंजेस किए हैं वो 2425 में किए हैं, एक टाइम पीरियड के अंदर जो आपका स्पेसिफाइड टाइम पीरियड है उससे रिलेटेड किए हैं, तो सारी फिगर टेबल नंबर 10, 11, 12, 13 आपके आने वाली है। तो इस तरीके से आपका दूसरा केस यहाँ पे हो जाएगा।
अगर मान लो कि आपका, तो इस केस में क्या था कि आपका तो 2B में तो पूरा शो कर रहा है और 3B में आपका यहाँ पे कम शो, आपने वहाँ पे दिखाना है कि मेरा जो 3B था 2324 का टेबल नंबर 6 में वो मेरा कम है, जो मेरा बचा हुआ बैलेंस यहाँ पे डिफरेंस आ रहा था वो मैंने जो अगले सब पीरियड में लिया है, तो आपका डिफरेंस पे जीरो हो जाएगा। अब तीसरे केस की हम बात करते हैं। तीसरे केस में अगर मान लो आपका 3B में आपने चेक किया कि मेरा ITC जो पूरा है, ITC मैंने चेक कर लिया पूरा, लेकिन मेरा 2B में ही शॉर्ट आ रहा है, तो उस केस में आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी। जैसे मैं बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरा 1254,472 है पूरा, 3B मेरा बिल्कुल एक्चुअल है, मैंने चेक कर लिया, लेकिन 3B में ही आपका, सॉरी 2B में ही आपका यहाँ पे 1250 आ जाता, तो यानी कि 4472 की आपकी लाइबिलिटी आई थी उस केस में, तो आपको फिर लाइबिलिटी को वहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। वो GSTR 9 की जो लाइबिलिटी, आपकी कोई भी लाइबिलिटी आ रही है तो DRC 03 के थ्रू आपको जो है पे करना है। तो वो कैसे पे करना है उसके लिए मैंने अलग सेपरेट वीडियो बनाई है, उस वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने 3 केस को यहाँ पे समझ लिया। पहला केस तो यहाँ पे क्या था, आपका जो हमारा कुछ ऐसा ITC आ सकता है टेबल 6 के अंदर जो अपना 22 से रिलेटेड है, और 2324 में भी रिटर्न में हमने लिया था 3B में, तो वहाँ से उठ के आ गया, तो उसको आपको अलग वहाँ पे करके दिखा देना है। आपको वहाँ पे सिर्फ 2324 से रिलेटेड वो आपको वहाँ पे डालना है, वो फिगर्स आपकी जो 2324 से रिलेटेड करके यहाँ पे उठ के आएंगी, तो इससे फिर आपका कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, क्योंकि 2B में आपका उतना ही आएगा जो 2324 से रिलेटेड होगा। और दूसरा आपका केस क्या था, ऐसा ITC आपको अगर आपने अगले साल अवेल किया है तो ऐसा फिर रिवर्स किया, ऐसा कुछ इस तरीके से जो फिगर्स आने वाली है वो यहाँ पे उठ के आने वाली है, क्योंकि 2324 से रिलेटेड आपको फिगर वहाँ पे आ जाएंगे उठ के वैल्यू, और 2B में आपको वहाँ पे वैल्यू उठ के आने वाली। तीसरे केस में काफ़ी लोगों की लाइबिलिटी क्यों आती है, क्योंकि 2B में ही कम आ रहा होता है उनका, माइनस यहाँ पे वैल्यू कम होती है, और यहाँ पे 3B में उन्होंने क्लेम किया होता है, टाइमली अपना वो चेक नहीं करते, रिको नहीं बनाते किस पार्टी ने शो किया उनका बिल या नहीं किया होता। तो 2B में तो उनका अमाउंट शो कम करता है, लेकिन इनपुट तो ले लेते हैं, 2B में उनको शो नहीं करता, टाइमली उनके जो बंदे हैं रिटर्न्स वहाँ पे फाइल नहीं करते हैं, तो इस वजह से उनकी लाइबिलिटी आती है। तो इस तरीके से आपको केस चेक करना है कि आपको कौन सा केस बन रहा है। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो वीडियो में हमें कमेंट करके जरूर पूछें, आपके हर क्वेश्चन में कोशिश करूंगा कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन का जवाब दूं। और साथ ही में किसी को डिटेल में जानना है कि आपको 9C कैसे फाइल करनी है और 9Q फाइल करनी है, किसे फाइल करनी है, उसके लिए मैंने भी सेपरेट वीडियो बनाई हुई, इन वीडियोस का भी लिंक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करें, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।